So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of August month, and we will be covering that from Vision IAS magazine. इंटरनेशनल रिलेशन जो है आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम जो मेजर न्यूज़ हैं वो कवर कर लेंगे। इसकी जो शॉर्ट न्यूज़ रहेंगी वो हम किसी और सेक्शन के साथ कवर करेंगे, क्योंकि इतना एक साथ ज़्यादा लंबा कर देगा लेक्चर को। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। तो जैसा कि हमें पता है, इंडिया ग्लोबल साउथ के लिए एक वॉइस बना हुआ है, दैट इज़ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है थर्ड टाइम। अब ये सब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि जो हमारा ये इनिशिएटिव है ये एक्सटेंशन है हमारा इंडिया की फिलोसफी का, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग, टेक योर मैगजीन एंड अंडरलाइन और mark the most important part that I have been highlighting here. It will be helping you out in some way. So coming back to our news, that is जो हमारा ये इनिशिएटिव है, ये हमारी जो फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम की, जो हमारी पूरी अर्थ है, पूरा वर्ल्ड है, वो एक फैमिली की तरह है, उसका एक्सटेंशन है। अब जो ये हमारा समिट था, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया था। ये बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे कि जो हमारे रिलेशन उनका स्टेटस क्या चल रहा है किसी कंट्री के साथ। ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ में हमारा क्या क्या आ जाता है, ये हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हमारी लाइन है इसे हम बोलते हैं ब्रेंट लाइन। ये हमें डिवाइड करती है हमारे वर्ल्ड को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में। जो ग्लोबल नॉर्थ हमारा है वो उनका जो जीडीपी है वो हाई है, दैट इज जो कंट्री है वो डेवलप्ड है कहीं ना कहीं। जो हमारा ग्लोबल साउथ है वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को मिलकर बनता है, दैट इज जो हमारा अफ्रीका वाला पोर्शन है वो इसमें आ जाता है, इंडिया आ जाता है, हमारा साउथ अमेरिका वाला आ जाता है। बट यू नीड टू बी रिमेम्बरिंग हियर कि जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है ये नहीं आता है इसमें, बी वेरी केयरफुल विद दैट। इसके अलावा इंडिया ने प्रपोज किया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। अब ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है, सो डोंट वरी अबाउट दैट है। इसके अलावा जेनरिक मेडिसिन को लेकर डिस्कशन हुआ है, ट्रेड के लिए हुआ है, जो कि स्पेशल फंड हमने ट्रेड के लिए लॉन्च किया है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कमिंग टू ग्लोबल साउथ, ये हमने देख लिया कि जो टेक्निकली और सोशली लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो हमारी ग्लोबल साउथ में कहलाएंगी कंट्रीज। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं ग्लोबल साउथ को। सो अंडर रिप्रेजेंटेशन है हमारा ग्लोबल फोरम्स में। फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो इंडिया है उसने हमारे जो अफ्रीका है उसके लिए G20 में सीट के लिए इंटेंशंस जाहिर की थी। इसके अलावा UNSC में भी उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। हाई पब्लिक डेट है, दैट इज जो चाइना की डेट पॉलिसी है, डेट ट्रैप है, वहां पर वो कंट्रीज फंस जाती है मोस्टली। ऑब्सोलेट ग्लोबल गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो अपडेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जो हमारे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक और IMF, वहां पर हमें अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ग्लोबल साउथ का। इसके अलावा डिसप्रोपोर्शनेट वल्नरेबिलिटी है कि पोल्यूशन कर तो रहा है नॉर्थ, लेकिन हो कहाँ रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा ग्लोबल साउथ में। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे आइलैंड कंट्रीज हैं वो इस पोर्शन में आते हैं। इसके अलावा जो हमारा अमेजन फॉरेस्ट है वो भी हमारा साउथ में आ जाता है। डाइवर्जेंस फ्रॉम ग्लोबल नॉर्थ, ये वही है कि जो हमारे कंसेंसस नहीं बन पाते हैं नॉर्थ के साथ। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो स्टैंड है, या फिर जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे चलते हैं उनका जो इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल साउथ को। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। अब ये जो चैलेंजेस वगैरह हैं ये सब आपको बस पढ़ते चलना है, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि क्या क्या जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं हमारे लिए ग्लोबल साउथ के वो है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। मेजर जो प्री के लिए है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने में ये इंडिया का हेल्प करता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन हमारे लिए इसका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि
जो इंडिया है वो मल्टी डायरेक्शनल अलाइनमेंट की स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। इसके अलावा चाइना को बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे चोक पॉइंट्स भी आते हैं, और इसके अलावा जो हमारा ये रीजन है यहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये हमें एक मार्केट प्रोवाइड कर सकता है एक्सपोर्ट के लिए, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इंडिया ग्लोबल साउथ के रिगार्डिंग कैसे अपने आप को पोजीशन करता है, तो इंडिया को कनेक्टिविटी एनहेंस करनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस बढ़ाने चाहिए। अब जैसे हमारा जो IMEC कॉरिडोर है, हम यूरोप के और मिडल ईस्ट के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें ग्लोबल साउथ के साथ भी जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और इमर्जिंग एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ ग्लोबल साउथ। सो इंडिया क्या है, कोई भी अगर इश्यू होता है ग्लोबल साउथ में तो वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहा है, ताकि वो अपनी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन मैत्री जो हमारा इनिशिएटिव था कोविड-19 के दौरान। इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडा जो है उसे लीड कर रहा है इंडिया। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारे पास। इसके अलावा इंडिया है वो प्रपोज करता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे सपोर्ट करते हैं। एडवोकेसी ऑफ इश्यूज रेलेवेंट फॉर ग्लोबल साउथ की, फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन यूनियन का जो इंडक्शन है G20 में, उसे सपोर्ट किया था हमने। रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल UNSC जो है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसे हम सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाम जो प्रिंसिपल है, नॉन अलाइनमेंट जो हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा पंचशील जैसे जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, दीज यू विल बी रीडिंग हियर। सो कमिंग टू चैलेंजेस, क्या क्या हो सकते हैं। डाइवर्स इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंटरेस्ट मैच नहीं होते, कंपटीशन करना पड़ता है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना का अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड है। वहीं डिप्लोमेटिक चैलेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है कि अगर हम USA और रशिया मतलब वेस्ट के साथ हम रिलेशन रखते हैं और वहीं हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करने की ट्राई करते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होगा, जो हमारे नाम प्रिंसिपल हैं उनसे हम कहीं ना कहीं टिल्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के लिए जो प्लेस है उसे एडवोकेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। लिमिटेड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ, सो इंडिया के पास खुद ही अभी रिसोर्सेज कम है, दैट इज इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो डेवलप नहीं हुआ है, साइंस एंड टेक जो है वहाँ पर डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो हमारे एक लिमिटेशन बन जाता है हमारे रिलेशंस को बूस्ट करने में। इश्यू विद एनर्जी ट्रांजिशन, दैट इज जो इंडिया है उसका जो रिलायंस है वो बहुत ज़्यादा है फॉसिल फ्यूल्स पर, तो उसके लिए हमें क्रिटिसिज्म मिलता रहा है। तो इंडिया के अपने इश्यूज बहुत है, उन पे फोकस करने की भी ज़रूरत है। इसमें क्या है, रीडिंग दोगे आप एक बार, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र हमने मॉरिशस में खोला है। तो इंडिया कहाँ कहाँ पर सपोर्ट करता है, इंडक्शन में हेल्प किया अफ्रीकन यूनियन का G20 में। आरोग्य मैत्री हमारा विजन है। ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम है जो एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। सोशल इम्पैक्ट फंड है हमारे पास जो DPI का एक्सेलरेट करने के लिए। अब DPI हमारे पास क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो सर्विसेज या सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करने में। हम कैसे मतलब जो हमारे सिस्टम है उसे कैसे डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम 2 अप्रोचेस में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज फाउंडेशनल एंड सेक्टोरल। फाउंडेशनल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आ जाते हैं, जैसे हमने आधार को डेवलप किया है आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज के लिए, वहीं हमारे पास क्या है, UPI है हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, DG लॉकर है हमारे पास। सेक्टोरल की अगर हम बात करें तो वहां पर स्पेसिफिक अप्रोच आ जाती है। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ताकि जो हेल्थ केयर सेक्टर है वहां पर हम फोकस कर सके। सो दिस मच यू विल बी रिमेम्बरिंग हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। सो बेसिकली ये जो कॉम्पैक्ट है ये इसमें हमारे 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, दिस यू नीड टू गो थ्रू वंस।
कि एक्चुअली में आइडिया रहे हमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये क्या है कि हम ट्रेड करें ताकि डेवलपमेंट बूस्ट हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करें, कंसेशनल फाइनेंस और ग्रांट्स दें हम ग्लोबल साउथ को। सो दीज आर दी थिंग्स दैट आर हियर। ग्लोबल साउथ के लिए ये है ताकि क्या हो, डेट ना क्रिएट हो, डेट ट्रैप ना क्रिएट हो, वो चाइनीज डेट ट्रैप में ना फंसे ग्लोबल साउथ। अल्टरनेट डेवलपमेंट पाथ हम फाइंड आउट कर सके, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए हम पाथ फॉलो कर सकते हैं। रीजन क्या है हाई डेट्स की, तो वही है कि बोरोइंग कॉस्ट हाई है, पब्लिक डेट हाई है, लिमिटेड डोमेस्टिक रिसोर्सेज है हमारे पास, उनका बेटर यूज नहीं कर पा रहे, टेक्नोलॉजी कम है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन एरिया में रहती है जिसके कारण क्या हो जाता है, डेट हाई हो जाता है, हाई रेलेवेंस है प्राइवेट क्रेडिटर्स पर। इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस न्यू है जो हमारे पास, दैट इज कोविड-19 हो गया, यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया, इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, ये सारी चीजें हमारी इम्पैक्ट करती हैं। इम्पैक्ट ऑफ हाई डेट बर्डन की अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, इश्यू ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी, दैट इज जो हमारा मैक्सिमम जो ग्लोबल साउथ है वहां पे क्या होता है कंट्रीज के साथ, जो उनका मैक्सिमम जो अमाउंट होता है वो स्पेंड करते हैं उनके नेट इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए उनकी जो स्पेंडिंग है वो नहीं हो पाती है। एलोकेशन ऑफ मोर रिसोर्सेज टू पे इंटरेस्ट पे करने के लिए ज्यादा खर्चा हो जाता है। इसके अलावा हैम्पर करता है क्लाइमेट चेंज आउटकम्स, वही कि अगर हम वेलफेयर स्कीम्स पर स्पेंड नहीं कर पा रहे तो क्या होगा हमारा, तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वहां पर भी हम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। ओवर रिलायंस है प्राइवेट क्रेडिटर्स पर, सोवरेन डेट क्राइसिस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कि अगर ग्लोबली जो फाइनेंशियल है वो स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन हो रही तो क्या होगा, उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ग्लोबल साउथ में भी देखने को मिलेगा। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि अगर ग्लोबल साउथ में फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो वो इन फ्यूचर हमें पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल सकती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो वर्ल्ड की है वो डिक्रीज हो जाएगी। रिकमेंडेशंस क्या क्या दी हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो हमारे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर हम ग्लोबल साउथ को इन्वॉल्व करें, प्रेडेटरी लैंडिंग जो है उसे डिक्रीज करें, फॉर एग्जाम्पल जो चाइना करता है डेट ट्रैप में फंसाने के लिए, कंसेशनल लोन्स हम प्रोवाइड करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, क्राइसिस से बाहर आने के लिए कुछ सॉल्यूशंस रखें, ऑटोमेटिक रिस्ट्रक्चरिंग करें, दैट इज अगर कोई डेट ले लेता है तो उस डेट को रिस्ट्रक्चर कर पाए कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम चेंज कर पाए ताकि वो इजी हो जाए पे बैक करने के लिए। इंडिया एक्टिस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हमारी जो लुकेस्ट पॉलिसी पहले थी उसे हमने चेंज कर दिया है एक्टिस्ट पॉलिसी में, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। अब जो लुकेस्ट पॉलिसी थी वो हमारी आई कब थी, सो पोस्ट कोल्ड वॉर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था हमारा, तो उसके बाद जो हमारी लुकेस्ट पॉलिसी वो आई थी ताकि हम अपना रिलायंस जो है यूएसएसआर पे थोड़ा सा कम कर सके क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और वहीं अपने वेस्ट के साथ जो रिलेशंस हैं उन्हें इम्प्रूव कर सके ताकि हम चाइना को बैलेंस कर पाए। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। लुकेस्ट और एशियान जो है हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे एशियान कंट्रीज को लेकर है। इंडिया ने एशियान को ज्वाइन किया था 1992 में। अब एक बार देखोगे कि एशियान कंट्रीज हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने अपने स्टैटिक वाले लेक्चर में कवर की थी, MBBS TV क्लिप, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसके अलावा कमिंग टू इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी बैक अगेन, तो अभी जो हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी है हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट एशिया टू इंडो पैसिफिक, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि हमारा स्कोप है उसे हम बढ़ा सकें। इसके अलावा बिम्स्टेक जो हमारा है वो हमारे पास एक ग्रुपिंग है, IORA जो हमारा है वो हमारे पास एक रीजनल ग्रुपिंग्स है। तो ये जो हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स है ये हमारे मल्टीलेटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करते हैं। ग्रोइंग इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन,
कि जो हमारा कोलैबोरेशन है वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यूएस और उसके अलाइज के साथ जो इस एरिया में लाया करते हैं, फॉर एग्जांपल जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, इनके साथ हम अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इंडिया का जो प्रोएक्टिव रोल है डिफेंस डिप्लोमेसी में और एक्सपोर्ट्स में, फॉर एग्जांपल फिलीपींस हमारा फर्स्ट कंट्री है जहां पर हमने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है। सो हम डिफेंस में जो हमारे रिलेशंस है उन्हें बूस्ट कर रहे हैं। अब ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर एग्जांपल इसे आप कोट कर सकते हो कहीं भी, अगर हम, ताकि जो क्रेडिबिलिटी है आंसर की वो बढ़ जाए अगर एशियान से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है वहां पर। कमिंग टू एनर्जाइज्ड कनेक्टिविटी प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हमने पढ़ा, या फिर मेकोंग इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सो ये हमारे पास कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ लेकर आए। इसके अलावा हम कल्चरल टाइज भी जो हमारे हैं इस एरिया के साथ शेयर करते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा चैलेंजेस क्या क्या हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहां पर डिले हो रहा है। फॉर एग्जांपल कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वो डिले हो गया। अब डिले होता है कोई भी प्रोजेक्ट तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। एक तो उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ओवररन कर जाती है, उसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो भी हाई हो जाती है टाइम के साथ साथ। पॉलिटिकल टर्मोइल या सिविल अनरेस्ट जो हमारा बांग्लादेश में है वो एक चैलेंज है। रिफ्यूजीज जो हमारे आते रहते हैं, डेट इज फ्रॉम बांग्लादेश से हो गया, या फिर हमारे जो रोहिंग्याज हो गए, तो ये सब हमारा जो चलता रहता है नॉर्थ ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना जो है वो अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है इस एरिया में, तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। अब एशियान जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, कि ये इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा जापान जो हमारा है वो 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। हमने डेली करंट अफेयर में देखा था 4th हमारा कौन था, यूएई था जो लार्जेस्ट एफडीआई लेके आ रहा था। फर्स्ट हमारा कौन था, सिंगापुर था। सो दिस यू ऑल नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा इंडिया जो है ये आप एक बार गो थ्रू करोगे, इसमें कुछ है नहीं, जस्ट रीड दिस एंड लीव दिस, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सो या वी आर डन विद दिस पोर्शन। लेट मी कवर वंस फॉर यू। जो इंडिया है वो एक्टिस्ट पॉलिसी अलाइन करता है, उसकी जो एक्टिस्ट पॉलिसी है वो जापान की जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक है उसके साथ अलाइन करती है। इसके अलावा इंडिया जो अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन ताइवान के साथ भी। इसके अलावा एशियन यूनिटी को प्रमोट करता है इंडिया। सो दिस यू ऑल नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू कॉम्पीटिंग विद चाइना, कि चाइना को कॉम्पीट करना, बैलेंस करना, वो एक चैलेंज हो जाता है इस एरिया में। इसके अलावा इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल्सो जो चाइना का जो ट्रेड है एशियन के साथ वो ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्रीज आवर ट्रेड। वे फॉरवर्ड वही हो जाएगा, ट्रेड एनहांस करो। ट्रेड कब एनहांस होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस होगा तो कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि पीसफुल इंडो पैसिफिक बनाया जा सके। कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल टाइज हम इंक्रीज करें। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट हम कर सकते हैं। सो दिस यू ऑल नीड टू रिमेम्बर। कमिंग टू इंडिया वियतनाम रिलेशंस, लेट मी सी वंस। ओके, सो या इंडिया वियतनाम रिलेशंस। अब ये जो हमारे पास मैपिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास, ये आप करोगे अच्छे से, ब्रीफ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि सी वंस हियर कि ये हमारा म्यांमार होता है, देन इधर हमारा लाओस हो गया, देन हमारा क्या आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, देन इधर हमारा आ जाता है वियतनाम, और देन इधर हमारा आ जाता है इन दोनों से नीचे और बीच में कंबोडिया। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर दिस मैपिंग। सो हियर इज आर म्यांमार, देन लाओस, देन थाईलैंड, देन वियतनाम, देन कंबोडिया, और फिर कंबोडिया के नीचे मलेशिया, और मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो हमारा है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। इसके अलावा हमारा आ जाता है ब्रूने। ब्रूने जो है ये हमारा बोर्नियो का ही अपर पोर्शन जो है वो है ये। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। हियर इज आवर फिलीपींस,
So this map, you will be very clear with this. You must be very clear with this mapping. And इसे एक दो बार बनाकर देखो इस वाले पोर्शन को. You will get through this. And so coming to our news again, कि इंडिया वियतनाम रिलेशंस हैं, वहां पर क्या चीजें देखने को मिली है. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी है. सो बेसिकली ये हमारे ट्रेड को बूस्ट करने के लिए होता है. लाइन ऑफ क्रेडिट हम दे रहे हैं वियतनाम को. कल्चरल कोऑपरेशन हम कर रहे हैं. इसके अलावा MOU साइन किए गए हैं हेरिटेज के रिगार्डिंग. अगेन जो ये हमारे कल्चरल कोऑपरेशन कर रहे हैं, ये भी हम हेरिटेज के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं. इसके अलावा अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस जस्ट गो थ्रू, क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी अगर कंट्री हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम क्या क्या पढ़ते हैं. अगर वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है तो वहां पर मोस्टली हम कल्चरल टाइज शेयर करते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो इस एरिया में फैला हुआ था. वहीं हम ट्रेड भी यहाँ पर बूस्ट करने के लिए नेसेसरी हो जाता है हमारा. तो ये सब चीजें आप याद रखोगे, ये जेनरिक पॉइंट्स हो सकते हैं. कमिंग टू इंडिया वियतनाम रिलेशंस, तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बूस्ट किया है, ताकि हम ट्रेड जो है उसे एनहांस कर सकें, उसे इजी बना सकें. इसके अलावा हमारा जो जॉइंट विजन है इंडो पैसिफिक में शांति को लेकर. इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम करते हैं, दैट इज जो ट्रेड है हमारा वो अच्छा खासा है वियतनाम के साथ. अब जो वियतनाम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लाई करते हैं. डिफेंस कोऑपरेशन हम करते हैं अलग अलग एक्सरसाइजेज में. यहाँ पर कुछ दे भी रखी है, अभी गो थ्रू करोगे बस. इंटीग्रेशन टू सप्लाई चेन. ओके, सो देयर इज नथिंग मच टू डू हियर. यहाँ पे कुछ इतना खास नहीं है. कल्चरल टाइज हम शेयर करते हैं, तो आप बस रीडिंग दोगे इन्हें एंड लीव दिस. मैपिंग इम्पोर्टेंट है. यू विल बी डूइंग दैट विथ वेरी केयरफुलनेस. एंड वियतनाम का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, चाइना को काउंटर करने में पैसिफिक ओशियन में, इंडो पैसिफिक में. एनर्जी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है. ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, तो ऑयल और गैस यहाँ पर रिसोर्सेज है जिनके लिए इसका इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए. एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट हो जाता है जिसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं. सपोर्ट फॉर इंडिया ऑन इंटरनेशनल फॉर्म्स, दैट इज इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसे ये सपोर्ट करता है. जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि ये जो एरिया है ये हमारा इंडो पैसिफिक में आता है. इसके अलावा चैलेंजेस की बात करें तो चाइना को बैलेंस करने में, क्योंकि जो इसके रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ कहीं ना कहीं एनहेंस हो रहे हैं. मोडेस्ट ट्रेड है हमारा, ट्रेड को एनहांस करने की जरूरत है. ट्रेड रूटिंग फ्रॉम चाइना, कि चाइना के साथ जो इनका ट्रेड है वो एनहांस हो रहा है. सो दिस वी नीड टू वर्क दिस इज आवर टॉपिक, वी नीड टू वर्क ऑन हियर. रिलक्टेंस है मिलिट्री डील्स में, कि जो वियतनाम है वो इंडिया से जो हमारे मिलिट्री रिलेटेड सप्लाईज हैं उन्हें लेकर कॉन्शियस है. कल्चरल गैप हमारा आ जाता है. सो दीज आर द चैलेंजेस. एक्चुअली जो हमारे सिग्निफिकेंस है उन्हें ही अगर हम डेवलप करने की बात करें तो वो हमारे चैलेंजेस हो जाते हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर. ये अगेन हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो क्या हैं. तो 5 एशियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं हमारे: कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार. सो अगेन सी द मैपिंग. म्यांमार, देन लाओस, then Thailand, then Vietnam, and then Cambodia. So these are at Mekong Ganga cooperation. So this you need to remember here. इसके अलावा फोरबिट INS किरपान वियतनाम को दिया है इंडिया ने. अब ये याद रखो तो रख लो, कहीं पर मेंस में यूज हो जाएगा, अदरवाइज कोई यूज है नहीं इसका. कमिंग टू वे अहेड, क्या हो सकता है? कनेक्टिविटी गैप इंप्रूव करें, कल्चरल टाइज इंप्रूव करें, वही सब जो चैलेंजेस थे उन्हें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. ट्रेड बूस्ट करें. सो दीज आर दी वे फॉरवर्ड्स. कमिंग टू इंडिया मलेशिया रिलेशंस. सो जो मलेशिया है वहाँ पर हमारा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है. दैट इज जो हमारे इंडियंस हैं वो US UAE के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर हैं तो वो मलेशिया में है. मलेशिया के साथ हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं.
इसके अलावा न्यूज में किसकी ये था कि इंडिया के जो पीएम जो मलेशिया के हैं उन्होंने विजिट किया इंडिया को, तो न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा मलेशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये जो हमारा अलायंस है ये बेसिकली फोकस करता है कि हम जो 7 बिग कैट्स हैं उनका कंजर्वेशन कर सके। सो ये 7 बिग कैट्स हमारे पास क्या है, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पुमा। ये हमारे पास 7 बिग कैट्स हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर है। डिजिटल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हम कर रहे हैं मलेशिया के साथ, दैट इज मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल जो हमने है वो एस्टेब्लिश किया है। इसके अलावा हम डीपीआई जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी एनहेंस कर रहे हैं इस एरिया में। इसके अलावा इंडिया मलेशिया स्टार्टअप अलायंस है जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को बूस्ट करने के लिए है दोनों कंट्रीज में। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ मलेशिया फॉर इंडिया, इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हमारे फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन का जो हमारा विजन है उसे सपोर्ट करता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी ये एरिया आ जाता है हमारा। सिक्योरिंग सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो मलेशिया और सिंगापुर था वहां पर हम मलेशिया और इंडोनेशिया, सॉरी सिंगापुर नहीं, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में हमारा क्या था, मलक्का स्ट्रेट था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को लेकर। दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा कोऑपरेशन कर रहे हैं हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। फॉर एग्जांपल ग्लोबल साउथ में ये आ जाएगा हमारा, ब्रिक्स ग्रुपिंग में हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइन करने का, कि जो मलेशिया है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ब्रिक्स ग्रुपिंग में ज्वाइन करने के लिए। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू इंडिया मलेशिया रिलेशंस जो हमारे हैं, सो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशियन में। अब ये आप सबका याद नहीं रख पाओगे, बस आप ये याद रखोगे जो कि हमारा ट्रेड है वो अच्छा खासा है लेकिन उसे और बूस्ट करने की जरूरत है। दिस यू नीड टू रिमेंबर। मेंशन कर सकते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम शेयर करते हैं। इसके अलावा ऑयल पाम डिप्लोमेसी जो हमारा है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो मलेशिया है वहां से हमारा जो पाम ऑयल है वो आता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। और हमें अभी ये हेल्प भी करेगा मलेशिया हमारे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स में, वो अपने एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। डिफेंस कोऑपरेशन हमारा हो जाता है। इसके अलावा हमारा क्या हो जाता है, पीपल टू पीपल टाइज है क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गया हमारे पास। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा वहां पर हमारा डायस्पोरा बहुत ज्यादा है। यूएस यूएई के बाद थर्ड अगर कोई कंट्री है जहां पर हमारा लार्जेस्ट डायस्पोरा है तो वो कहाँ है, मलेशिया में है। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन कम है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहिए, डिफेंस जियोपॉलिटिक्स, दैट इज जो मलेशिया है वो साउथ कोरिया से जो डिफेंस इंपोर्ट है वो कर रहा है इंडिया की जगह, तो वो चीजें हम वहां पर इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉलिटिकल टेंशन हमारे हैं, फॉर एग्जाम्पल मलेशिया ने जो क्रिटिसिज्म किया था इंडिया का कश्मीर को लेकर और सीएए को लेकर, तो ये कुछ पॉलिटिकल टेंशन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्राडिशन इश्यूज हैं कि इंडिया के लिए इंडिया ने जैसे वांटेड डिक्लेयर किया है, दैट इज जाकिर नाइक, तो उसका जो एक्स्ट्राडिशन है उसके लिए इंडिया डिमांड करता रहा है लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। चाइना के साथ रिलेशंस जो हैं वो मलेशिया जो है प्रेफर करता है क्वाइट डिप्लोमेसी चाइना के साथ, तो वो हमारे लिए एक इश्यू हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे लेबर हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन वहां किया जा रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नई चीजें हैं, ये आप अच्छे से गो थ्रू करोगे। इसके अलावा क्योंकि एक तो जो ये हमारा मलेशिया हो गया ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इसके अलावा मेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। इंडियाज इनिशिएटिव क्या क्या है, सो दिस यू नीड टू डू हियर कि जो हमारा मलेशिया है वो वहां पर यूपीआई जो है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा तो बाकी सब नॉर्मल ही है, नथिंग सो स्पेशल। गो थ्रू दिस वंस एंड लीव दिस। वे अहेड की बात करें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बूस्ट करने की जरूरत है हमें। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम उधर एक्सपोर्ट भी कर पाए, साउथ कोरिया पे उनका डिपेंडेंस कम हो, कोलैबोरेट कर पाए। इंडिया लेड इनिशिएटिव्स जो है हमारे पास जैसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वहां पर मलेशिया को लेकर आ सकते हैं हम। इसके अलावा
सॉफ्ट पावर की अगर हम बात करते हैं तो हमने आयुर्वेदा चेयर एस्टेब्लिश किया वहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट की हेल्प से, इस पर एग्रीमेंट हुआ है हमारा। इसके अलावा हम बुद्धिस्ट सर्किट वहाँ पर भी इसका इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। So this you need to remember here. Coming to our next news, that is about India, Central and Eastern Europe relations. Okay, ये तो बहुत लंबा चला जाएगा। So ये हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है रशिया और मिडल ईस्ट के बीच में। इसके अलावा चाइना की इन्फ्लुएंस को मैनेज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 16+ इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का। 16+ इनिशिएटिव क्या है कि जो चाइना है वो बिजनेस प्रमोट कर रहा है 16 कंट्रीज के साथ, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ। तो दिस वे नीड टू रिमेम्बर हियर। मल्टीलेटरलिज्म रिफॉर्म करने में ये जो हमारा एरिया है ये सपोर्ट करता है हमें। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो बिड है परमानेंट सीट को लेकर, उसे ये सपोर्ट करता है। पावर प्रोजेक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर की तरह लीड करने में ये हेल्प करेगा। अब ये जो एरिया है इसे हम एक बार देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है मैपिंग हमारी, क्योंकि यूक्रेन भी न्यूज में है काफी टाइम से। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर, पहले हम यूक्रेन को पकड़ते हैं। इसके नीचे हमारा बाल्टिक सी सॉरी इसके नीचे हमारा ब्लैक सी हो जाता है। यूक्रेन के इधर हमारा रशिया हो जाता है। देन गो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे क्या है। सो बेसिकली हमारा क्या है, इधर हमारा बेलारूस। अब इसे याद कैसे रखोगे? आप एक ट्रिक बना लो जो मैंने बनाई है, BPS HRM। अब ये जैसे हमारा H&M होता है वैसे ही हमने N की जगह R डाल दिया, ये समझ लो आप। B4 बेलारूस, देन हमारा पोलैंड आ जाता है, देन स्लोवाकिया आ जाता है, देन हमारा हंगरी आ जाता है, देन रोमानिया, एंड देन हमारा आ जाता है रोमानिया के बाद ओके आई विल मेंशन इन कमेंट इटसेल्फ कि ये क्या था इधर। आई जस्ट कांट रिमेम्बर हियर। आई थिंक मोल्डोवा होना चाहिए। लेट मी चेक वंस। सो या इट इज मोल्डोवा। तो ये जो हमारा है ये मोल्डोवा हो जाता है। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। तो ऐसे आप याद करोगे BPS HRM। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, यूक्रेन के इधर वाला पोर्शन हमारा हो जाता है। अब आप क्या करोगे, इसके इधर वाला पोर्शन उठाओगे जो मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है। जो ये एड्रियाटिक सी है इसके साथ हमारी कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं, इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था अपने डेली करंट अफेयर में, दैट इज BSc MA। ये बोस्निया हो गया, ये क्रोएशिया हो गया हमारा, और ये अल्बानिया हो गया हमारा। ये 3 कंट्रीज हैं। इसके बाद हमारा एक शायद मोंटेनेग्रो हो जाता है। इसके अलावा स्लोवेनिया हो गया, दैट इज BSc एंड MA, अल्बानिया एंड मोंटेनेग्रो। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके साथ आपका इधर वाला पोर्शन कवर हो जाता है, इधर से इधर वाला हो जाता है। ग्रीस हमने देखा था, इटली हमने देखा था, इधर से तुर्की आ रहा था मेडिटेरेनियन सी में। अब इधर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 3 कंट्रीज हो जाती है, दैट इज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जिन्हें हम शायद बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। लेट मी चेक वंस। यहाँ ये जो हमारी कंट्रीज है इन्हें हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि इनका जो बॉर्डर है ये बाल्टिक सी के साथ लगता है। ये 3 कंट्रीज हैं। देन हमारा आ जाता है पोलैंड और जर्मनी। दिस इज हाउ यू डू इट, कि कैसे मैप को पढ़ना है। कमिंग टू आवर न्यूज बैक अगेन, कि जो इंडिया है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे अप्रोच करना इस एरिया को। स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है हमारा इस एरिया के साथ। इसके अलावा इकोनॉमिक और कॉमर्शियल रिलेशंस हैं कि जो पोलैंड है हमारा वो इस एरिया में सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जो डेवलप कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल्चरल और एजुकेशनल रिलेशंस है हमारे। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि हम EU के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एट डिस्प्ले, की जो इंडिया है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, जैसे अभी रिसेंट में इंडियन PM ने यूक्रेन में भी विजिट किया था। दिस यू नीड टू रिमेम्बर। कंसर्न्स की बात करें तो इंडिया रिलेशंस विद रशिया अफेक्ट हो सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, दैट इज जो रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है वो हमारे लिए कंसर्न का इश्यू है। चाइनीज इन्फ्लुएंस वहां बढ़ रहा है। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। IMEC कॉरिडोर हमारा डिले हो रहा है। इसके अलावा
जो हमारी इंटरेस्ट का मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है कि हम अपना जो साउथ की ग्रुपिंग्स हैं, ग्लोबल साउथ की ग्रुपिंग्स हैं, जैसे एससीओ हमारा एक ग्रुपिंग हो जाता है इस रीजन में, साउथ वाले में, वही क्वाड है, उन्हें कैसे बैलेंस आउट करें, दिस बिकम्स चैलेंजिंग फॉर अस। कमिंग टू इंडिया पोलैंड रिलेशनशिप, अगेन हम ये मैप देख चुके हैं। पोलैंड हो गया, इधर हमारे 3 बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये कुछ पोर्शन रशिया का आ जाता है पोलैंड के साथ। जर्मनी हो गया हमारा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि बॉर्डर कैसे लग रहे हैं किसके साथ। बेलारूस हो गया यूक्रेन के सराउंड में, बेलारूस, देन पोलैंड हो गया, देन हमारा हो जाता है स्लोवाकिया, देन हंगरी, देन रोमानिया, देन मोल्डोवा। दिस इज हाउ यू डू इट। कमिंग टू आवर न्यूज, कि जो ये हमारा है, यहाँ पर इंडिया पीएम ने विजिट किया है, इसलिए ये न्यूज में है, दैट यू डोंट नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा जो हमारा है कि जो हमने एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। जाम साहेब नवांगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो कि शेल्टर देगा रिफ्यूजीज को, पोलिश चिल्ड्रंस को, जो कि डिस्प्लेस किए गए थे यूएसएसआर से। ये आप बस गो थ्रू करोगे ताकि कॉन्टेक्स्ट बता रहे कि ये क्यों है न्यूज में, क्या सीन है, क्या बैकग्राउंड है। इसके अलावा व्हाट वी नीड टू डू हियर इज कि ओके, सो देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट हियर। ये आप देख सकते हो कि हम कोऑपरेट करते हैं कि जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें यूएनएससी की जो 1267 लिस्ट है उसमें इंक्लूड करा सकें। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वगैरह पे हम कोऑपरेट करते हैं, ट्रेड में करते हैं कोऑपरेट। इंडिया और यूएई की जो रिलेशन है उन्हें बूस्ट करने के लिए नेसेसरी हो जाता है। सो दिस इज, यू गो थ्रू दिस वंस, read this and leave this। ये जहां पर भी मैं रीड लिख रही हूँ इसका मतलब रीड करो और छोड़ दो। कमिंग टू इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप, अब ये हमने अच्छे से कवर किया था डेली करंट अफेयर वाले पोर्शन में। भीष्म क्यूब्स की हमने बात की थी जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, दिस मच यू विल बी रिमेम्बरिंग हियर। अंडर आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट ये रिलेट है। अब जो पीएम है उन्होंने विजिट किया था यूक्रेन में, वहीं पर हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज आवर आयरन डिप्लोमेसी। आयरन डिप्लोमेसी बेसिकली क्या था कि जो भी ग्लोबल लीडर्स वहां पर विजिट करते हैं यूक्रेन में, तो उन्हें एक ट्रेन में ट्रेवल कराया जाता है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ये उनके डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। मैप हम कर चुके हैं यूक्रेन का। यूक्रेन के अराउंड हमारा बीपीएस और एचआरएम था। यूक्रेन में जो हमारी एक रिवर हो जाती है इंपॉर्टेंट, वो हमारी हो जाती है नाइपर रिवर, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके नीचे हमारे 2 सी हैं, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव। यहाँ पर हमारा क्रीमियन पेनिनसुला है जिसे रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बरिंग हियर। इसके अलावा रिमेम्बर हियर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम्स विजिट टू यूक्रेन, कि पीएम ने जो विजिट किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली है क्या, ये शिफ्ट है न्यूट्रलिटी में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। एक्चुअली इंडिया ने वहां पर जाकर क्या अनाउंस किया है इंडियन पीएम ने, कि इंडिया कभी भी बैलेंस नहीं रहा है रशिया और यूक्रेन को लेकर। इंडिया हमेशा पीस के सपोर्ट में रहा है कि शांति आनी चाहिए। इसके अलावा बैलेंसिंग के लिए जरूरी है वेस्ट एशिया और रशिया में, दैट इज जो इंडिया सोच रहा है कि मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच ये फॉलो करे, क्योंकि जो वॉर है वो बहुत लंबाई चल रहा है। इसके अलावा इंडिया ग्लोबल मीडिएटर की तरह आ सकता है इस यहाँ पर, ताकि वो पीस एस्टेब्लिश कर सके दोनों कंट्रीज के बीच में। हमारे जो रिलेशन है यूक्रेन के साथ वो दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा इंडिया का जो लार्जर यूरोप पुश है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, क्योंकि जो अभी तक इंडिया फोकस कर रहा था वो केवल 4 मेजर कंट्रीज थे यूरोप के, लेकिन अब जो इंडिया है वो छोटे कंट्रीज की तरफ भी ध्यान दे रहा है। वो फॉर एग्जाम्पल पोलैंड की तरफ भी इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। इंडिया कैसे प्ले कर सकता है मीडिएशन में, तो जो इंडिया है वो अपहोल्ड करवा सकता है यूएन चार्टर, कि उसके जो लॉज हैं वो फॉलो हो। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन की जाए कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। इनोवेटिव सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकता है डेवलपमेंट के लिए। सो दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू सिग्निफिकेंस क्या है हमारा यूक्रेन का हमारे लिए, तो ये हमारी यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसे एडवोकेट करता है। इसके अलावा ट्रेड और इकोनॉमी के लिए हमारा सनफ्लावर ऑयल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाम ऑयल के लिए हमारा क्या था, मलेशिया।
सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू कि जब भी हमारा कोई चीज ऐसी आती है तो आप उसे पीछे के जो पार्ट है वहां से रिलेट करोगे ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। डिफेंस कोऑपरेशन हमारा हो जाता है यूक्रेन के साथ, कि जो इंडिया के मिलिट्री हार्डवेयर है वो मोस्टली रशिया और यूक्रेन से आते हैं, लेकिन अभी वहां पर मेंटेनेंस को रिलेटेड चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि वॉर चला हुआ है। वहीं पोस्ट वॉर रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन, वहां पर इंडिया बहुत सारे अपनी लेबर फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, तो ये अपॉर्चुनिटी होंगी इंडिया के लिए, लेबर मार्केट के लिए इंडिया की। चैलेंजेस की बात करें तो रशिया इंडिया रिलेशन वो इम्पैक्ट होंगे, डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन जो है हमारा ट्रेड में, कि जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में नहीं है, और अभी तो एक्चुअली ट्रेड कम भी हो गया है। सॉरी, दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। हिस्टोरिकल पैकेजेस, दैट इज जो यूक्रेन है उसने क्रिटिसाइज किया था इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, सो दिस इज यू नीड टू नो। इसके अलावा वो डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करता रहता है पाकिस्तान को, सो दीज आर दी मैटर ऑफ concern here. Coming to our para diplomacy, I think this is the last news we are covering here. So basically para diplomacy क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, फॉरेन अफेयर्स होते हैं, उन्हें सेंटर मैनेज करता है। लेकिन उसमें अगर कोई जो हमारा स्टेट का कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट का कंट्री नहीं, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, वो इंडिविजुअल लेवल पर अगर कहीं किसी कंट्री के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है तो उसे हम पैरा डिप्लोमेसी बोलते हैं। इसके अपने एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। न्यूज में इसलिए है कि अभी जो हमारी केरला गवर्नमेंट है उसने अपॉइंट किया है एक्सटर्नल कोऑपरेशन ऑफिशियल, तो इसलिए न्यूज में है कि जिससे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्रिटिसाइज किया है। क्यों क्रिटिसाइज किया है, वी नीड टू नो हियर, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें इन मैटर्स में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इनकी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है, क्योंकि जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारा फॉरेन अफेयर्स आता है। दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा पैरा डिप्लोमेसी होता क्या है ये अच्छे से पढ़ोगे। रोल ऑफ सब नेशनल एंटिटीज इन शेपिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट, कि जो सब नेशनल एंटिटीज हैं जैसे स्टेट्स हो गए, हमारे फेडरल एंटिटीज हैं, जब वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट को शेप देने लगे तो वो हमारा पैरा डिप्लोमेसी हो जाता है। अब अगर हम स्टेट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, कॉन्टिनेंट डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, रीजनल और सब नेशनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। अब ये जो है ये स्पेस प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल रिलेशंस को लेकर, किन्हें, फेडरल यूनिट्स को, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा देखोगे। 7th शेड्यूल में हमारी जो यूनियन लिस्ट है वहां पर हमारा आइटम 10 के अंडर में फॉरेन अफेयर्स आते हैं, रिलेशन विद फॉरेन कंट्री आते हैं। आर्टिकल 253 हमें क्या बोलता है कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट के लिए जो लॉ बना सकता है वो पावर हमारा पार्लियामेंट के पास है, दैट इज सेंटर के पास है। आर्टिकल 293 हमें बोलता है कि जो स्टेट्स हैं हमारे पास वो बोरो नहीं कर सकते आउटसाइड इंडिया किसी भी कंट्री से, सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर, वो केवल इंडिया से ही बोरो कर सकते हैं। इट इज अपोजिट टू कन्वेंशन। ओके, जो ये हमारा डिप्लोमेसी है ये अपोजिट है जो हम कन्वेंशनली फॉलो करते हैं, दैट इज कि सेंटर जो मेंटेन करेगा रिलेशंस को। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि पैरा डिप्लोमेसी है क्या। इसके अलावा नीड क्या है पैरा डिप्लोमेसी की। सो बेसिकली ये हेल्प करेगा रीजनल स्ट्रेंथ बूस्ट करने में, दैट इज जो स्टेट है उनके रिलेशंस को वो खुद से एस्टेब्लिश कर पाए क्योंकि वो अच्छे से समझते हैं। सो दिस इज यू नीड टू नो, वो अपने डायस्पोरा के लिए ट्रेड प्रमोट कर पाए, इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर पाए, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, दैट इज एफडीआई अट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट सबमिट होते हैं। सो दिस यू नीड टू नो। कल्चरल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ कल्चरल टाइज जो है उन्हें एनहांस करता है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो श्रीलंका के साथ कनेक्शन है, अब ये बस मैं एग्जाम्पल के लिए मेंशन कर रही हूँ, नथिंग एल्स यू नीड टू, क्योंकि आपको खुद पता लग जाएगा। कल्चरल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो ऐसी जो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसी दूसरी कंट्री के साथ और वहां पर कल्चरल सिमिलरिटीज हैं, तो दोज यू कैन मेंशन हियर। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फॉरेन पॉलिसी की जो स्टेट्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेंथन फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रेंथन होगा कि स्टेट्स के पास भी पावर आ जाएंगी, उन्हें एम्पावर करता है ये। दिस यू नीड टू नो हियर। क्रिटिसिज्म क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली
ठीक नहीं है ये कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारे पास फॉरेन अफेयर आता है। रिसोर्स का कंस्ट्रेंट्स है कि अगर हम स्टेट्स को परमिशन देते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं, तो उन्हें कुछ डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे कोऑपरेशन के लिए, या जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उनसे स्ट्रेन आएगा स्टेट्स के ऊपर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे स्टेट के। पॉलिटिकल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, इश्यू हो सकता है। अब इनके सॉल्यूशंस अगर हम देखें तो क्या हो सकते हैं कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म लेकर आए ताकि जो स्टेट है उनके ओपिनियन हम ले सके किसी भी लीगल ट्रीटी को डन करने से पहले, जो कि लिया भी जाता है। तो उसके बेटर कोऑपरेशन के लिए हम कुछ सिस्टम एस्टेब्लिश करें। डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हो जाते हैं नेशनल फॉरेन पॉलिसी से कई बार स्टेट गवर्नमेंट के। बायलेटरल रिलेशंस को इंडिया की अफेक्ट करेगा ये, कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है तो हमारे बायलेटरल रिलेशंस पर असर पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर चैलेंजेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। वे हेड की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम कुछ ऐसे कॉन्सुलेट्स क्रिएट कर पाए, इंडिविजुअल स्टेट्स में कुछ ऑफिसेस क्रिएट कर पाए जो कि फॉरेन अफेयर के सेटलमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हेल्प करें। कैपेसिटी बिल्डिंग करें हम, और स्टेट ऑफिशियल जो हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें पैरा डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग। बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करें हम ताकि जो मॉडल्स हैं पैरा डिप्लोमेसी से रिलेटेड उन्हें डेवलप किया जा सके। असेसमेंट करें रेगुलर कि कोई ऐसा इनिशिएटिव तो नहीं है जो हमारे सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनकी जो डिप्लोमेसी है उसे अफेक्ट कर सकता है। क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि क्या मार्किंग लाइन होगी, क्या डिसीजन स्टेट ले सकता है। ओके, सो दिस इज आवर लास्ट न्यूज, ज्यादा ही लंबा चल गया। साउथ चाइना सी में जो टेंशन था, अभी साउथ चाइना सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या क्या हो जाते हैं, चाइना हो गया, यहाँ पर म्यांमार था, यहाँ पर हमारा म्यांमार था, ये मैं वैसे मेंशन कर रही हूँ, म्यांमार था, देन लाओस था, देन थाईलैंड था, देन वियतनाम था, देन कंबोडिया। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, रिकॉल इट। सो दिस इज हाउ यू रिकॉल इट कि जब भी कुछ उससे रिलेटेड दिखे उसे रिवाइज कर जाओ। उसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में हमारा क्या था, दैट इज आवर मलक्का स्ट्रेट, ये हमारा इंडोनेशिया हो जा रहा था। सो कमिंग टू आवर साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी हमारा आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का। इसकी लोकेशन आप याद रखोगे कि चाइना के ये साउथ में आता है, वहीं जो हमारा ये वियतनाम वाला पोर्शन है इसके ईस्ट में आता है, और फिलीपींस जो है इसके वेस्ट में आता है। वहीं जो हमारा इंडोनेशिया है या फिर बोर्नियो है, यहाँ पर बोर्नियो हो जाता है, इंडोनेशिया नहीं बोर्नियो, और इस बोर्नियो के ऊपर वाला पोर्शन हमारा ब्रूनेई था, तो इसके जो है नॉर्थ में हो जाता है। तो आप ये याद रखोगे लोकेशन। कमिंग टू कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इस रीजन में, तो चाइना अपने क्लेम्स बताता रहता है। वहीं जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने रूल किया था कि जो चाइना ने 9-लाइन ड्रॉ की, दिस इज अ 9-लाइन, आई होप यू कैन सी दिस। तो ये जो 9-लाइन है ये इसका लीगल बेसिस है नहीं, ये उस कोर्ट ने बोला था, लेकिन चाइना इसे क्लेम करता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इम्पोर्टेंस क्या है कि बहुत सारे, एक तो यहाँ पर चोक पॉइंट हो गया, इसके अलावा ये जो एरिया है ये हमारा बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अबाउट 1/3 ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम यहाँ पर होता है हमारा, दिस यू कैन रिमेंबर हियर, इम्पोर्टेंट है फैक्ट ये हमारा। इसके अलावा अराउंड 40% जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो इस एरिया में लाई करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंस हमें देखना जरूरी हो जाता है अगर साउथ चाइना सी पर क्वेश्चन आता है। अब साउथ चाइना सी में हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम याद रखेंगे। चाइना है जो कि क्लेम करता है कि जो पार्सल आइलैंड है वो उसी के अंडर में आएंगे, दैट इज 9-लाइन, दैट इज दिस आर पार्सल आइलैंड। तो 9-लाइन जो है ये इन्वॉल्व करवाती है पार्सल आइलैंड को चाइना के एरिया में, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा ताइवान जो है उसके साथ चाइना का हिस्ट्री है, इसके अलावा ये भी अपने क्लेम्स शेयर करता है। वियतनाम हो गया हमारा, फिलीपींस हो गया। अब जो यहाँ से हम एक चीज समझेंगे कि जो फिलीपींस है उसने यूएस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, डिफेंस पैक्ट, तो यूएस भी इसमें स्टेक होल्डर बन जाता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। वो चाहता है कि वहां पर जो नेविगेशन एक्सरसाइज है वो इजीली हो सके, तो दिस इज
व्हाई यूएस इज कंसर्न अबाउट दिस एरिया। मलेशिया और ब्रूनेई हमारे हो जाते हैं। सो ये वे कंट्रीज हैं जो वहां पर अपने क्लेम्स हैं वो क्लेम्स एस्टेब्लिश करती हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो रीजन क्या है कॉन्फ्लिक्ट की, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कि चाइना की जो 9 डैश लाइन है, चाइना हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा रिसोर्स कंपटीशन है कि ये जो एरिया है हमारा ये रिसोर्सेज में बहुत रिच है, तो ये इश्यू क्रिएट करता है। नेशनलिज्म एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कि ये जो एरिया है हमारा, एक तो यहाँ पर अब तो यूएस भी प्लेयर बन गया है क्योंकि फिलीपींस और यूएस ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो यूएस भी प्लेयर हो जाता है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो कंट्रीज हैं यहाँ पर अपने क्लेम्स करती हैं, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो मेजर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है ये हमारे पास बन गया है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमारे, दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि ये हमारा शॉर्टेस्ट वे है साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन के लिए, दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा साउथ चाइना सी में थ्रेट हमारे लिए क्या क्या हो सकता है, चाइनीज एग्रेशन जो है दैट इज चाइना वहां पर मिलिट्री बेसिस खोल रहा है अलग अलग कंट्रीज में, वो हमारे लिए चैलेंजेस हो सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि डिफेंड करेगा फिलीपींस को, तो उसने वार्निंग दी है कि अगर फिलीपींस के जो स्टेट है कि जो यूएस है उसे डिफेंड करना फिलीपींस को नेसेसरी हो जाता है अगर वो अटैक किया जाता है। तो ताइवान इश्यू है कि जो चाइना है वो कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करता है कि ताइवान को अपने कंट्रोल में ले ले, तो वो एक इश्यू है। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है अगर चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो सकता है अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी रहती है, सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इंडिया एंड साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, सो दिस वी नीड टू रिमेम्बर हियर। ओके, वन मोर थिंग, यूरोप वाले पार्ट में कोई नहीं, आई विल शो यू इन द एंड। इंडिया एंड साउथ चाइना सी, सो जो इंडिया है वो लुकिस्ट पॉलिसी लेकर आ रहा है लेकिन साउथ ईस्टियन कंट्रीज तक वो एक्सटेंड कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर वे है दैट इज हमारा मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर लाई करता है जो कि इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ट्रेड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व्स हमारे यहाँ पर हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि वियतनाम जो है वहां पर इन्वेस्ट किया है इंडिया ने कि कुछ जो मिनरल रिसोर्सेज है उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक सबके लिए। इसके अलावा इंडिया की जो स्ट्रेटेजीज है वहां पर अगर हम बात करें तो हमने जो है ब्रह्मोस दी है फिलीपींस को, नेवल एक्सरसाइजेस हम इस एरिया में करते रहते हैं। इसके अलावा जो टाइज है एशियन कंट्रीज के साथ वो हम डीपन कर रहे हैं। इसमें जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ होल इन रीजन दैट इज सागर जो इनिशिएटिव है, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे हैं ताकि इस एरिया में हम ग्रोथ कर सके। वे फॉरवर्ड आप देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं इधर। बट वी नीड टू डू हेयर इज, एक जो चीज थी वो हमने मिस की। एक्चुअली मुझे लगा कि हाँ मे बी ये अच्छा हो सकता है हमारे लिए पढ़ना, यूरोप वाले में था वो, इंडिया यूक्रेन, इंडिया और ईस्टर्न यूरोप में था मे बी वो मेंशन, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। हाँ ये रहा। सो बेसिकली ये क्या था, इसे हम कंक्लूजन में डाल सकते हैं अगर यूरोप के साथ रिलेशन पर आता है या फिर यूरोप के सिग्निफिकेंस पर मेंस में क्वेश्चन आता है कि जो हैफोर्ड मैकिंडर है उसकी हार्टलैंड थ्योरी थी कि जो भी ईस्ट यूरोप को कमांड करेगा वो हार्टलैंड को कमांड करेगा। इसके अलावा जो भी हार्टलैंड को कमांड करेगा वो हमारा वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा, सॉरी, और जो हमारा वर्ल्ड आइलैंड को कमांड करेगा वो हमारा वर्ल्ड को कमांड करेगा। सो बेसिकली ये है क्या कि जो फॉर एग्जांपल अर्लियर जो हमारी ब्रिटेन था वहां पर बैठकर कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को रूल किया, उसके बेस पर ये थ्योरी हाईलाइट करती है कि जो ये एरिया है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। इवन आप इसे इंट्रो में भी डाल सकते हो जब इम्पोर्टेंस पर क्वेश्चन आता है कि दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन गुड रिलेशन विद दिस एरिया। सो वी आर डन विद जो मेजर न्यूज थे। गो थ्रू दिस, रिवाइज वंस, जो हमारे चैलेंजेस सिग्निफिकेंस है इन्हें आप क्या करते हो, अगर वहां पर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसे आप कवर करते हो, उसे याद करते हो।
मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसे आप याद करते हो। इसके अलावा कोई इनिशिएटिव है तो वहां पर हम मेंस में कोट कर सकते हो, उसे आप याद करते हो। अदरवाइज वो चैलेंजेस और जो भी होते हैं सिग्निफिकेंस, वो जेनरिक पॉइंट्स होते हैं, सब में सेम ही चलता है मोस्टली, कुछ स्पेशल हो तो याद करना होता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेसेस इन न्यूज के लिए। सो यू विल बी कवरिंग दैट विद वेरी केयरफुल, with being very careful and very clear with this portion. For example, हमारा साउथ चाइना सी, हमारा यूक्रेन वाला पोर्शन, हमारा जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज हमने देख लिया था हमारे पास, उसको आप मेंशन करना कमेंट में कि क्या थी वो ट्रिक जो हमने अपने डेली करंट अफेयर में कवर की थी। सो वी आर डन विद दिस। आई होप you will be getting help from this lecture, and thank you. Have a great journey.